सेना का अपना काम है, हम्म, डिप्लोमेसी का अपना काम है, सरकार का अपना काम है, सबके काम बटे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें बड़ी उलझी हुई हैं। वहाँ ये कहते हैं कि सेना सरकार चलाती है और सेना का सरकार पर इतना इम्पैक्ट है कि सरकार का जो प्रमुख है, चाहे हम्म, वो राष्ट्रपति है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, वो भी हम्म। सेना के सामने सिर झुकाकर रहता है। चाइना को इस तरह से देखना होगा कि चाइना से खतरा बना हुआ है हमारे लिए, हुँ, लेकिन चाइना से डील करना है ताकि ये खतरा हमारे लिए हुँ, एक ज़्यादा ना बढ़ता रहे। हुँ। अभी जो हाल के दिनों में ट्रम्प कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? 1991 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, मैं 1991 में तभी चाइना से मेरी पोस्टिंग यूनाइटेड नेशंस में हुई थी ओके। और शुरू से ही 1991 से मैंने सिक्योरिटी काउंसिल को भी डील किया। आने वाले 10 सालों में भारत की विदेश नीति की क्या प्राथमिकताएँ होनी चाहिए? 1, 2, 3 कुछ ऐसे अगर आप बताएँ। जब चाइना ये देखेगा कि हाँ, भारत उसके बराबरी का है, हुँ। तब हमारे हाथ में एक नेगोशिएट करने की शक्ति आएगी। तो ये क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहा है क्या? मतलब ट्रम्प आप समझिए एक तरफ, रशिया एक अलग बिल्कुल स्टैंड है उसका, प्रो ईरान रशिया का स्टैंड है। चाइना ने भी इस चीज़ को लेकर बड़ी आपत्ति जाहिर की थी वेनेजुएला में जो हुआ था। तो क्या मतलब ये एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और क्या 2 भागों में बँट रही है दुनिया इस तरह के जो चीज़ें ट्रम्प कर रहे हैं उससे? नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में मेहमान। और आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में मेहमान बेहद खास शख्सियत एम्बेसडर सुरेश गोयल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इससे पहले कि सर से बातचीत शुरू करूं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर का दे देता हूं। दुनिया के कई देशों में सर तैनात रहे हैं। चाइना में लंबे वक्त तक तैनाती रही है सर की और एक अच्छा अनुभव है। और जैसा कि मैंने बातचीत अभी की थी ऑफ द रिकॉर्ड सर से, तो सर ने बताया कि बहुत अच्छी चाइनीज़ भी सर बोल लेते हैं। और लास्ट पोस्टिंग जो सर की रही डायरेक्टर जनरल के तौर पर सर तैनात रहे हैं। तो बहुत सारे अनुभव रहे हैं, डिप्लोमेसी को लेकर एक लंबा अनुभव रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन पर डिप्लोमेसी को लेकर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस हों, फिर चाहे वो इंडिया चाइना के रिलेशंस हों, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, इन सारी हैपनिंग्स को लेकर आज हम अपने इस खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में मेहमान में एम्बेसडर सुरेश गोयल जी से बातचीत करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ धन्यवाद। इंडिया के इस न्यूज़ रूम में। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं शुरुआत, आपकी एक्सपर्टीज आपने बताया चीन के साथ है, लेकिन मैं पाकिस्तान से शुरुआत करूंगा, फिर चीन पे आऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान का नाम जब भी आता है एक ऐसा इशू होता है जो लोग इस पर जानना चाहते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। बहुत सारी कोशिशें आपने भी देखा लंबे वक्त तक होती रही कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरें, लेकिन ऐसा कभी भी मतलब हमने एक रियल टाइम में होते हुए देखा नहीं है। तो डिप्लोमेसी हमेशा ये कहती है कि नहीं, बातचीत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, लेकिन जब नाम डिप्लोमेसी के साथ पाकिस्तान का आता है तो वो दरवाज़ा हमेशा बंद दिखता है। हालांकि इसके पैरोकार अभी भी बहुत सारे हैं, कहते हैं नहीं, ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं होगा, और चीज़ों से कुछ नहीं होगा, डिप्लोमेसी का दरवाज़ा खुला रखिए। क्या ये डिप्लोमेसी का दरवाज़ा अगर इंडिया खोले, जो कि बार बार खोला है इंडिया ने, तो उस पर किसी तरह की दस्तक होगी आगे? देखिए, पहली बात तो ये एक भ्रम है लोगों के मन में कि जो डिप्लोमेसी का जो दरवाज़ा है, बातचीत वाली जो दरवाज़ा है, हम्म, वो बातचीत ऐसी ही होती है हमेशा कि पर्दे के सामने बैठ कर के, हम्म, कुर्सी पर हम्म, बैठ कर के, कि सामने मीडिया मौजूद हो, हम्म, जो बोला जा रहा है वो कैप्चर किया जा रहा हो, हम्म, वो डिप्लोमेसी नहीं होती है। जी, वो मीडिया होता है, हाँ, मीडिया उसको दिखाता है, जितना दिखाना चाहिए दिखाता है, जितना कई बार नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखा देता है। हम्म, लेकिन डिप्लोमेसी पर्दे के पीछे भी काफ़ी होती है हम्म, और जब बातचीत नहीं हो रही होती है, हम्म, तब भी बातचीत होती रहती है। हम्म, अब आप ये देखिए कि हमारे भी डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पर जी, पाकिस्तान में, यहाँ पर भी पाकिस्तान की एम्बेसी है, हम्म, चाहे वो सरकार में यहाँ पर एमईए में नहीं आए, चाहे हमारे एम्बेसडर वहाँ पर नहीं है अभी, हम्म, वो नहीं जाएँ, हम्म, लेकिन डिप्लोमेट्स तो है। आज लोगों से बातचीत होती रहती है, हम्म, लोग बागों बागों से मुलाकात होती रहती है। हम्म, हम्म, हमारे डिप्लोमेट्स बाकी कंट्रीज़ में भी हैं, हम्म, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स भी वहाँ पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। हम्म, हम्म, बातचीत के दरवाजे जब आपको लगता है बंद हो चुके होते हैं, हम्म, तब भी बातचीत होती रहती है। हम्म, मैसेज वगैरह आते-जाते रहते हैं, पता चलता रहता है कि कौन क्या सोच रहा है। हम्म, तो पहली बात तो ये है कि डिप्लोमेसी कभी भी हम्म, बंद नहीं होती बंद है, नहीं होती है। हमेशा चलती रहती है। हम्म, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई भी
ये तो हमारे प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि जो भी आपको अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, कोई उसका रेज़ोल्यूशन करना है, वो रेज़ोल्यूशन हमेशा डिप्लोमेसी के माध्यम से ही होता है। अब उसके पहले जो है, चाहे आपका ऑपरेशन सिंदूर हो, जो भी है, हर एक चीज़ का अपना पर्पस होता है। वो ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई बिना पर्पसलेस चीज़ें हैं, होता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो पहले टेररिस्ट कैंप्स थे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उजाड़े गए, उनको नष्ट किया गया, वो दोबारा पीछे फिर बन गए हैं वो। पाकिस्तान फिर भेज रहा है टेररिस्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर से ये नहीं है कि हमारे रास्ते खुल गए हों या कोई हल निकल गया है। हल निकलेगा डिप्लोमेसी से ही। ऑपरेशन सिंदूर भी जरूरी था, डिप्लोमेसी भी जरूरी है हल निकालने के लिए। ये सर सिर्फ हमारी सोच है, जैसा कि आपने बताया कि डिप्लोमेसी से हल निकलेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड मैं इसको कहूँगा। क्या यही पॉजिटिव एटीट्यूड पाकिस्तान की साइड में भी रहता है? वो कहते तो है नहीं बातचीत, फिर चाहे वो देखिए सिंधु का मामला हो, मैं बहुत आपको सारी चीज हो, तब वो बातचीत की बात करते मैं हैं। आपको रोक रहा हूँ बीच में। जी। आपने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। डिप्लोमेसी पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है। डिप्लोमेसी इज द ओनली पाथ। खाली रास्ता अगर कोई भी दो राष्ट्र हो, चाहे वो यूएसए वेनेजुएला ही क्यों ना हो, अगर अल्टीमेटली हल निकलना है बातचीत करके ही। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। वो चाहे मदुरो को उठा करके ले गए होंगे, लेकिन जो भी वहाँ पे अगला राष्ट्रपति होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का आदमी खुद भी हो, उसे बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। तो बातचीत तो रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है कि पाकिस्तान भी यही चाहता है या नहीं चाहता है, ये इसमें नहीं चाहने की बात कोई है ही नहीं। जो दिक्कत ये है, देखिए, कि पाकिस्तान जब 1947 में बना, जो उसका एजेंडा था, जो बना, वो हम जानते हैं। 2 नेशन थ्योरी ये बात है, सो जो भी है। उसके बाद में पाकिस्तान को एक अपना जो एक एजेंडा स्थापित करने के लिए भारत से दुश्मनी, मैं दुश्मनी बोल रहा हूँ, ये दुश्मनी जो है खाली मिलिट्री दुश्मनी नहीं है, ये भारत से कंपटीशन, कि भारत को अपने बराबर करना या उसकी बराबरी पर आना, ये दिखाना कि हम उसके बराबर है, ये उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि आगे प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शांति जरूरी है, और इस कंपटीशन का एक लिमिटेशन है, तो वो होगी। अब शांति परमानेंट हो या बीच में टूटते रहे, वो तो बात की बात है। लेकिन इसके अलावा अच्छा, एक सवाल और, जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तान को समझ में जब आ जाएगा, तो मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे हमारे देश में है, सेना का अपना काम है, डिप्लोमेसी का अपना काम है, सरकार का अपना काम है, सबके काम बटे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें बड़ी उलझी हुई हैं। वहाँ ये कहते हैं कि सेना सरकार चलाती है, और सेना का सरकार पर इतना इम्पैक्ट है कि सरकार का जो प्रमुख है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, वो भी सेना के सामने सिर झुका कर रहता है। तो इस वाली सिचुएशन में क्या वो डिप्लोमेसी प्रभावित होती है, जिस हम चीज़ की उम्मीद कर रहे होते हैं, जैसा कि आप अभी कर रहे हैं? क्या वो ठीक है जब सेना उसको नियंत्रण में रख रही होती है? देखिए, चाहे वो सेना नियंत्रण में रखे या सिविल कंट्रोल हो, डिप्लोमेसी जरूरी नहीं कि खाली सिविलियंस ही करते हैं। मिलिट्री स्ट्रक्चर्स भी डिप्लोमेसी में एंगेज रहते हैं हमेशा। आप जानते हैं, आपका भी काफ़ी तजुर्बा है। जितनी भी एम्बेसीज हैं, चाहे हमारी हो या पाकिस्तान की हो, कोई या अमेरिका या रशिया की हो, वहाँ पर हर एक एम्बेसी में डिफेंस अटैचीज होते हैं। वो क्या करते हैं डिफेंस अटैचीज? वहाँ पर वॉर तो नहीं हो रही होती है ना। वो जो डिफेंस अटैचीज होते हैं, वो भी डिप्लोमेसी ही करते हैं। वहाँ पर उनकी अपनी आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लोमेसी होती है। वो न्यूज़ वगैरह देते हैं, या अगर उनका कोई अपना, आप जैसे वहाँ पर इजिप्ट में हो या चाइना में हो, तो चाइना में जो अगर PLA है, उससे कुछ कोऑपरेशन के लिए बात करनी हो, या उनका कुछ चल रहा हो, उसके बारे में कुछ एक्सचेंज करनी हो, तो करते हैं। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी।
तो डिप्लोमेसी तो वो भी करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, चाहे डिप्लोमेसी वहाँ के राष्ट्रपति करे या प्रधानमंत्री करे या असीम मुनीर करे, होगी डिप्लोमेसी ही बात। ठीक है। जब आपने डिफेंस अटैची का जिक्र किया तो मुझे वो याद आ गया कि पाकिस्तान का एक डिफेंस अटैची ऐसे ऐसे करके एक बार इशारे कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपको याद होगा। तो ये माइंडसेट है उनका बेसिकली। ठीक ये है। सब हाँ। अब हम चाइना की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपने बताया भी कि आप करीब 3 साल तक चाइना में तैनात रहे। जो इस वक्त भारत और चाइना के संबंध हैं, और ख़ासतौर पर गलवान के बाद हमने देखा कुछ स्टेप हम आगे बढ़े और ऐसा लगा कि चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं। ये लग रहा है या कुछ हो भी रहा है पॉजिटिव? भारत और चाइना के जो मौजूदा संबंध हैं, उनको आप कैसे आंक रहे हैं? आ, देखिए, बात यह है कि भारत और चाइना एशिया के दो सबसे बड़े देश, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली दो सबसे बड़े देश हैं। चाइना की अपनी एस्पिरेशंस है। चाइना, मेरे को याद है जब मैं 1988 में जब चाइना गया था, वो खाली जब राजीव गांधी की विजिट हुई थी, उससे 2 महीने पहले मेरे को वहाँ पर भेजा गया था विजिट के पर्पज से, ख़ास तौर पर। तो 1988 का चाइना मेरे को याद है। वहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तब दंग शॉपिंग ने शुरू ही किए थे 1970s में। चाइना ग्रो कर रहा था। उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री हमारी मिलिट्री तकरीबन एक से लेवल पर थी। उसके बाद में चाइना की जो ग्रोथ हुई है वो 10% के ऊपर काफ़ी तेज ग्रोथ हुई है। हमारी ग्रोथ इतनी तेज नहीं हुई है। अभी भारत और चाइना के बीच में गैप काफ़ी है, और अब गैप इतना ज़्यादा है कि हालांकि हम नंबर 4 से नंबर 3 बन जाएंगे, लेकिन तब भी नंबर 3 से और द नंबर 2 जो चाइना रहेगा, उसके बीच में गैप इतना ज़्यादा होगा कि एट द प्रेजेंट रेट ऑफ ग्रोथ वहाँ बराबरी आने की संभावना नील के बराबर है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। तो हमें ये तो देखना पड़ेगा कि चाइना हमारे बीच में काफ़ी एसिमेट्री है अभी। तो अनलेस कुछ ऐसा होता है कि हमारी ग्रोथ बहुत तेज एकदम हो और हम बराबर में आ जाए, तो बात अलग है। लेकिन अंतर रहेगा, ये भी अंतर रहेगा कि यहाँ पर अभी अगर G2 की बात करता है तो यूएस से चाइना की तरफ देखता है, वो भारत की तरफ नहीं देखता है। बिल्कुल। तो यूएसए और चाइना, रशिया पीछे रह चुका है अब तक। यूएसए और चाइना मेजर पावर्स हैं यहाँ पर अभी। तो अगर ये पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक समीकरण देखें तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि भारत और चाइना को एशिया में एक दूसरे को साथ रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वॉर होती रहेंगी, झगड़े होते रहेंगे, गलवान होता रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ होता रहेगा, शख्सगाम होता रहेगा, जो भी है, लेकिन उनको एक दूसरे के साथ रहना है। तो अब उसमें अगर साथ रहना है तो उसमें दो ऑप्शंस हैं कि या तो ये है कि जो भारत और चाइना की जो रिवैलरी है, कंपटीशन भी है, रिवैलरी भी है, एक दूसरे को के बराबर आने की वो भी है कि हम होड़ रहेगी, वो चलती रहेगी। और चाइना भारत से आगे रहेगा तो हमको उसको कैचअप करने के लिए मेहनत करते रहनी पड़ रही है। तो वो तो करते रहेंगे हम। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमने पहले शायद हमारे दिमाग में ये रहा हो कि अगर हम अमेरिकन स्ट्रेटजी का हिस्सा बने रहेंगे तो चाइना के लिए हमारे पास एक लीवरेज हो जाएगा। इंडो पैसिफिक की बात करते थे, क्वाड की बात कर रहे हैं हम, कि हम उन लीवरेजेस को काम में लेकर के चाइना को बैलेंस कर पाएंगे ताकि चाइना हमारे लिए इतना बड़ा खतरा ना बना रहे। लेकिन आपने देख लिया क्या हुआ। तो हमको ये अपनी स्ट्रेटजी ठीक से सोचनी पड़ेगी कि हम दूसरे देशों के ऊपर, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो, और अगर हम चाहें कि रशिया से हमारी दोस्ती बन के हम चाइना को बैलेंस कर पाएंगे तो शायद हो जाए, लेकिन वो एक ड्यूरेबल, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें चाइना को इस तरह से देखना होगा कि चाइना से खतरा बना हुआ है हमारे लिए, लेकिन चाइना से डील करना है ताकि ये खतरा हमारे लिए एक ज़्यादा ना बढ़ता रहे। तो हमें जो एरियाज हैं जहाँ पर हम उनसे बातचीत कर सकते हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ट्रेड कितना भी अनबैलेंस्ड हो,
ट्रेड करना पड़ेगा हमको। अगर हमको सोलर पैनल चाहिए तो चाइना से आते हैं, क्या करेंगे आप उसके बारे में? पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट चाइना से आते हैं, एपीआई चाइना से आते हैं। तो कोई आपके पास ऑप्शन है अभी बताइए? जब तक आपके पास ऑप्शन ऑल्टरनेटिव डेवलप नहीं हो जाएंगे तो करना पड़ेगा ये तो समझदारी इसी में है कि अगर एक वहाँ पर दुश्मनी है भी तो आप पानी में रह करके मगरमच्छ से बेर तो नहीं कर पाएंगे ना आप, तो बन के रहना करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जब ये डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत होती है, आपने बताया कि डिप्लोमेसी वो होती है जो पर्दे के पीछे भी चलती है, पैरेलली साइड बाय साइड, बहुत वो इम्पोर्टेंट डिप्लोमेसी होती है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि वो पर्दे के पीछे वाली जो डिप्लोमेसी होती है, जब इसमें दो देशों के डिप्लोमेट्स आपस में मिल रहे होते हैं और जैसा कि आपने बताया चाइना है या फिर अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहते हैं, महाशक्ति कहते हैं, क्या कभी उस डिप्लोमेटिक बातचीत के बीच में किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश होती है सामने वाले देश पर? देखिए, पहली बात तो मैं आप में पहले अभी मैंने कहा है शायद कि डिप्लोमेसी खाली डिप्लोमेट्स के बीच में नहीं होती है। काफ़ी सारे सेगमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स होते हैं जिनके बीच में डिप्लोमेसी होती है। इंडस्ट्रीज़ को भी यूज़ किया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ किया जाता है, पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, सोसाइटी के जाने-माने आदमी होते हैं जिनके बीच में बातचीत होती रहती है। तो डिप्लोमेसी काफ़ी लेवल पर होती है, पहली बात तो ये है। और दबाव बनाने की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो आप मेरे ख्याल 3 पत्ती तो खेलते ही होंगे तो आपको मालूम है कि 3 पत्ती में क्या होता है। तो आप सोच लीजिए कि ये एक दोनों के बीच में 3 पत्ती का खेल चल रहा है। तो आप नापते हैं, भांपते हैं कि दूसरे के पास क्या पत्ते हैं क्या नहीं है। वो खेल चलता है। अच्छा, मतलब अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि चाइना इस वक्त दोस्त है, दुश्मन है या न्यूट्रल है, मतलब ठीक है? इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। अच्छा। तीनों में से कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं है। और दोस्त और दुश्मन को अगर आप कंबाइन कर सकते हैं तो देख लीजिए वो उनमें से कुछ हो सकता है शायद। अच्छा, ठीक है। अब मैं मिडल ईस्ट की तरफ मूव करता हूँ। हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट में पिछले काफ़ी वक्त से लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो इस पर किस तरह का स्टैंड भारत को रहना चाहिए? और वो लोग जो मिडल ईस्ट में रह रहे हैं प्रवासी, क्या उनके लिए किसी तरह की अलार्मिंग सिचुएशंस वहाँ पर हैं? अगर मिडिल ईस्ट से आपका मतलब पैलेस्टाइन, इजराइल, लेबनान, यमन की तरफ है तो, और सऊदी अरेब, मेरे ख्याल है कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ पर सिचुएशन स्टेबल नहीं है। वहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से बने हुए हैं। तो वहाँ पर जो भारतीय पॉपुलेशन है उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। और हम उनको, जहाँ पर हमारी एम्बेसी है, हम उनको एडवाइजरी इशू करते भी रहते हैं कि अभी सिचुएशन जो है ऐसी नहीं है, आप घर के अंदर बंद रहें या अगर छोड़ सकते हैं तो चले जाएं जैसे भी हो। तो जहाँ तक उसका सवाल है कि जो वहाँ पर भारतीय हैं उसकी, तो ये है बात। ये ज़रूर है कि कई बार हमारे कहने के बावजूद भी उनके रूट्स वहाँ पर इतने लंबे होते हैं कि वो नहीं छोड़ना चाहते। तो ठीक है, जो अपना रिस्क लेकर के वहाँ पर रहना चाहता है, तो अब आफ्टर ऑल यहाँ पर भी तो ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो उनकी बात है। लेकिन जहाँ तक हमारे विदेशी संबंधों का मामला है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे मिडिल ईस्ट के जो रिलेशंस हैं वो आज के नहीं है। हमारे मिडिल ईस्ट के रिलेशन कोई ये भी नहीं कि इंडिपेंडेंस के बाद के ही है। चाहे आप पैलेस्टाइन को देख लीजिए या अफ्रीका को देख लीजिए या गल्फ को देख लीजिए, ये हमारे रिलेशंस कम से कम 800-900 साल पुराने हैं। हमारे जो व्यापारी हैं, गुजरात के तट से लेकर के, महाराष्ट्र के तट से लेकर के, केरला से लेकर के वहाँ पर ओमान, कतार को जाया करते थे, और स्वेज को नहीं, सऊदी अरेबिया का डेजर्ट क्रॉस करके आगे मेडिटेरेनियन का यूरोप पर जाया करते थे। तो ये कोई आज की ये 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। अगर आप जाएंगे सीरिया में आपको भारतीय प्रवासियों के अवशेष पुराने मिल जाएंगे, 1000 साल पुराने। आपने कहानियां पढ़ी होंगी दमिश्क की, वो भी हैं। रोमन एम्पायर से हमारा ट्रेड हुआ करता था अफ्रीका के थ्रू। तो ये बहुत पुराने संबंध हैं, और इन संबंधों को हम खाली जो अभी हो रहा है एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए कि नहीं हमारे रिलेशन उससे ज़्यादा अच्छे हैं,
तो हम अपनी एक जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं अभी साफ साफ बोल देता हूँ कि जो गाजा के मामले में जो हमने बिल्कुल एक बैकसीट ले ली है, मेरे समझ से वो ठीक नहीं है। हालांकि मैं ये अभी मैं विदेश मंत्रालय में नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं विदेश मंत्रालय में होता मैं तब भी यही कहता कि जो गाजा में हुआ है हमें उसकी निंदा करनी चाहिए थी। 70,000 पैलेस्टीनियंस को जिस तरह से मारा गया है, जिनोसाइड है वो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो हमास ने किया वो सही था, गलत था, बिल्कुल गलत था वो। लेकिन हमास की गलत करने के बाद आप क्या पूरा पैलेस्टाइन को खत्म कर देंगे? वो नहीं हो पाएगा। आप एक चीज याद रखिए, अगर आप शायद कभी गए नहीं है वहां पर, आप कभी इजराइल जाके देखिए आप, ज्यूज जो है वो खाली यूरोपियन ज्यूज नहीं है, अरब ज्यूज भी हैं। ईसाई खाली यूरोपियन ईसाई नहीं है, अरब ईसाई भी है। अरब खाली मुस्लिम नहीं है, ज्यूज और ईसाई दोनों है वो। जो पैलेस्टीन में जो पहले के इलाके में रहे हैं अरब, वो तीनों धर्मों के लोग रहे हैं। मैं इजराइल में जा चुका हूँ, गुड फ्राइडे को था मैं वहां पर जेरूसलम में, जेरूसलम के पास में बेथलेहम, वहां पर गुड फ्राइडे को सबात के लिए वहां से वेलिंग वॉल से ज्यू जो जा रहे थे अपना वो वेलिंग वॉल से प्रेयर करने के बाद में वो आ रहे थे, और गुड फ्राइडे का दिन था, तो बेथलेहम का चर्च ऑफ सेपल्चर वहां से ईसाई आ रहे थे लोग अपना मास करने के बाद में, और अलग सा मॉस्क से फ्राइडे था बड़ी और तीनों के जो झुंड जब वहां पर चौक पर मिले तो उनकी आंखों में जो एक भाव था वो मैं देख रहा था, इसे टिंडर बॉक्स। और वहां पर दिक्कत ये है कि ये जब 1911 में ब्रिटिश लोगों ने वहां पर ज्यूज को ला करके बसाया, उधर एक कंट्री क्रिएट किया इजराइल वहां पर, उसके बाद में उन्होंने वहां का जैसे भारत का हाल किया था कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दिया, और वो डिवाइड ऐसा किया कि भारत पाकिस्तान की दुश्मनी अभी तक बनी हुई है। वहां पर रिलीजन के बेसिस के ऊपर आपने 2 कंट्रीज बना दिए, पैलेस्टाइन मुस्लिम और ये ज्यूस, चलता रहेगा ये। लेकिन हमें अपनी एक पोजीशन ली है हमने कि वी डू नॉट लाइक द जेनोसाइड। पैलेस्टाइन का 2 स्टेट सॉल्यूशन हमने सपोर्ट किया है, अभी भी सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली इजराइल अगर कहे कि पैलेस्टाइन को खत्म हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज और, अभी जो हाल के दिनों में ट्रम्प कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? किसी देश के राष्ट्रपति को जाके वहां से ऐसे उठाकर ले आना सोते में, फिर ईरान के साथ अभी ग्रीनलैंड को लेकर भी उनकी अलग प्लानिंग चल रही है कि उसको अमेरिका का 51वां प्रांत बनाने की वो तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। उसके लिए भी उन्होंने एक बिल भी रख दिया है और उस पर शायद अगले हफ्ते तक कुछ फैसला भी उस पर आने की उम्मीद है, ऐसी कुछ चीज। तो ये क्या मतलब, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? ट्रम्प है, उनके दिमाग में जो आ जाए वो आ जाए कि मैं करूंगा तो सही है। वो कहते हैं कि भाई देखिए, द वीक मस्ट सफर व्हाट द स्ट्रांग डू एंड द स्ट्रांग विल डू व्हाट दे वांट टू डू। तो वही हो रहा है, स्ट्रांग कंट्री है। अब ट्रम्प के मन में एक एजेंडा है, अब उस एजेंडा से पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर जो हम देखते आ रहे हैं वो खत्म हो जाए, बात अलग है, बट ही डजंट केयर फॉर इट। उन्हें क्या फर्क पड़ता है, होता रहे, जब तक कि उनके अपना एजेंडा फुलफिल होता है तो करेंगे वो ये। अब वेनेजुएला में वो चाहते थे कि उनके मन की सरकार हो, बन जाएगी वो। अब अगर वो चाहते हैं यहाँ पर पैलेस्टाइन गाजा में गाजा पीस प्लान चालू हो जाएगा, वो कितना चलेगा आगे, कितना नहीं चलेगा, वो बात अलग है। ईरान में भी तो यही कर रहे हैं, वही होगा, वही अपनी मर्जी से कि रजा पहलवी को वहां पर लाना है, इसकी तैयारी चल रही है। कितना ड्यूरेबल होगा, कितना उसके बाद में वो जो लोग कहते थे कि 3rd वर्ल्ड वॉर, अब 3rd वर्ल्ड वॉर किस शेप की होती है? गाजा में यहाँ पर हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, ईरान में हो गया है ये, अफ्रीका में यमन में चल रहा है, लेबनान में चल रहा है, थाईलैंड कंबोडिया वहां पे आपस में अलग भिड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल है एक तरह से 3rd वर्ल्ड वॉर तो हो ही रहा है नहीं। तो ये क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहा है क्या? मतलब ट्रम्प आप समझिए एक तरफ,
रशिया एक अलग बिल्कुल स्टैंड है उसका, प्रो ईरान रशिया का स्टैंड है। चाइना ने भी इस चीज़ को लेकर बड़ी आपत्ति जाहिर की थी वेनेजुएला में जो हुआ था। तो क्या मतलब ये एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और क्या 2 भागों में बँट रही है दुनिया इस तरह के जो चीज़ें ट्रम्प कर रहे हैं उससे? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर तो डिसरप्ट तो हो रहा है, हाँ। चेंज हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। हुँ, जो हम देखते थे कि जहाँ एक लॉ बेस्ड हुँ, इंटरनेशनल ऑर्डर था, जो हम समझते थे कि सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हुँ, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो यूएन हैज़ द कैपेसिटी टू इंटरवीन, हुँ, या उसके बाद में जाकर के आप एक सॉल्यूशन के बारे में बातचीत कर सकते हैं, हुँ, मीडिएशन हो सकता है। वो तो चेंज हो रहा है। हुँ, लेकिन ये जो चेंज हो रहा है, ये खाली ट्रंप के कार्यकाल के दौरान है हुँ, और दोबारा वापस आ जाएगा, हुँ, या ये जो चेंज हुआ है ये ऐसे ही रहेगा, हुँ, ये नहीं कह सकते हैं अभी। हुँ, तो उम्मीद खाली यही है कि अब अनफॉर्चुनेटली ट्रंप जैसे व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति बने हुए हैं हुँ, यूएसए के, तो उनका अपना चल रहा है। हुँ, वो भारत के ऊपर 50% टैरिफ भी लगा लेते हैं। 500 की पच बात कर रहे हैं वो तो? 500 की बात कर रहे हैं, हुँ, और चाइना के ऊपर टैरिफ लगा करके विथड्रॉ कर लेते हैं, हुँ, क्योंकि चाइना से उनको क्रिटिकल मिनरल चाहिए। हुँ, चाइना G2 का हिस्सा है। तो हुँ, आप देखेंगे कहीं भी कोई लॉजिक नज़र नहीं आता है। हुँ, वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। हुँ, एक उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल नहीं किया, कॉल नहीं किया, तो हाँ, इसलिए ट्रेड डील इसलिए नहीं होगी। ट्रेंड ये कभी ऐसा कभी सुनने में आया नहीं कि इस हाँ, तरह तो से ये बातचीत होती हो। अविश्वास है किसी तरीके का मतलब हम रणनीतिक रूप से देखें तो लगता है कि ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जब बात होती है या इस ट्रेड की बात होती है, तो फिर ये बड़ा अविश्वास वाली चीज़ें निकल के सामने आती हैं। देखिए, देयर आर 2 थिंग्स। हुँ, एक तो जो ट्रंप का अपना विश्वास है वो ये है कि अमेरिका नंबर 1 है, हुँ, अमेरिका ऊपर रहेगा हुँ, इन ऑल सेंस, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी, हुँ, और अमेरिका को जो चाहिए हुँ, वो उसको मिलना चाहिए हमेशा। हुँ, 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 उनके मन में वो ट्रंप हुँ, और अमेरिका दोनों कॉन्फ्लेट कर गए हैं। हुँ, तो जो ट्रंप की इच्छा है वो अमेरिका की इच्छा है ये। हुँ, वो तो चल रहा है अभी, हुँ, और इसमें कोई लॉजिक या रूल या लॉ की बात अब नहीं चलेगी। हुँ, हुँ। अब ये कब तक चलेगी वो बात अलग है। तो मतलब वो जो माय फ्रेंड कहते रहते हैं वो मतलब कैसे देखें उसको फिर? ये तो मतलब हवा-हवाई टाइप की चीज़ें हो गई मतलब। दोस्त दोस्त ना जहाँ रहा। अमेरिका का फ़ायदा है हाँ, मतलब ट्रम्प वहाँ आपके दोस्त हैं, अदरवाइज़ देयर इज़ नो दोस्ती, बिल्कुल, कोई ये मान लें। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं हुँ, कि उनको दोस्ती में खाली अपना फ़ायदा चाहिए। हुँ, हुँ, तो जब तक आपको अगर आप कुछ प्लान ऐसा कर सकते हैं कि हुँ, उसका फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो, तब तो बात सही है। हुँ, इस आपने जब ट्रंप का ज़िक्र किया ना, मैं एक हुँ, चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए, हुँ, हुँ, ट्रंप की ईगो बहुत बड़ी है, बहुत हुँ, ज़्यादा ईगोइस्टिक आदमी है। हुँ, उनको अगर कभी भी लगता है कि उनका अपमान हुआ है हुँ, या उनकी बात को झुठलाया गया है, हुँ, तो वो फ़ौरन खफ़ा हो जाते हैं, हुँ, और खफ़ा होने के बाद में सही क्या है, गलत क्या है, उसका कोई मायने नहीं रहता है। हुँ, 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 हमने उनको एक बार खफ़ा कर दिया है, हुँ, जब उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन किया था, और हमने साफ-साफ 2 टके से बोल दिया कि कोई मीडिएशन नहीं कोई हुआ मिट ये। हुँ, और भी तरीके हो सकते थे हुँ, बोलने के। हुँ, हुँ, डिप्लोमेटिक तरीका भी हो सकता था जो हम कहना चाहते थे। हुँ, हमारे मन में जो मीडिएशन का मतलब है कुछ और है, उनके मन में मीडिएशन का मतलब कुछ और है। हुँ, तरीका हो सकता था ये। हुँ, जानते हुए कि ये ट्रंप कैसा आदमी है ये। हुँ, हमने एक बार जो बोल दिया तो उसके बाद में वो जो उनके मन में जो काँटा लगा हुआ है, हुँ, अब तो काँटा लगा हुआ है, हुँ। तो सहन करिए आप। हुँ, मतलब ट्रम्प वो दिखाते हैं कि हाँ, आई एम द प्रेज़िडेंट ऑफ सुपर पावर, तो मैं उस चीज़ को ज़ाहिर भी करूँगा और बिल्कुल, आप माने मतलब ये प्रेशर टैक्टिक्स एक तरीके से खेल रहे हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अच्छा है मैं तो कहूँगा कि अमेरिका में एक शख्स 2 बारी राष्ट्रपति बन सकता है। अब नहीं, वो तो चाहते हैं कि तीसरी बारी बने, कोशिश कर रहे हैं। हुँ। अच्छा एक चीज़ और सर, जी। अभी जिस तरह की चीज़ें हमने ईरान की भी बात की, आपने इज़राइल के हुँ, बारे में भी बताया, हम ट्रम्प की भी बात कर रहे हैं, हमने रशिया यूक्रेन की भी बात की। यूएन हुँ। की प्रासंगिकता आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच में कुछ कम होती जा रही है, सिर्फ़ एक सेरेमोनियल यूएन बन के रह गया है? क्योंकि बहुत कुछ हुआ नहीं है।
यूएन से, या फिर आपको लगता है कि अब किसी नई बॉडी की तरफ जाना चाहिए, या नई बॉडी इसमें बननी चाहिए या बनेगी? देखिए, यूएन से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और कैपेसिटी इसकी डिलीवर करने की उससे कम है। 1991 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, मैं 1991 में तभी चाइना से मेरी पोस्टिंग यूनाइटेड नेशंस में हुई थी ओके। और शुरू से ही 1991 से मैंने सिक्योरिटी काउंसिल को भी डील किया 4 साल वहाँ पर। शुरू के 2 साल जब इंडिया भी मेंबर था सिक्योरिटी काउंसिल का, जी। उसके बाद जब ये सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म्स की बात शुरू हुई थी, ये मेरे टाइम पर ही शुरू हुई थी। हमारे एम्बेसडर टीपी श्रीनिवासन, ही वाज डीपीआर, तो फिर रेजोल्यूशन वगैरह, मिस्टर गरे खान, ही वाज द पीआर एट दैट टाइम। तो जब ये बातचीत दोबारा शुरू हुई थी, अभी भी याद है मेरे को कि वो यूनाइटेड नेशंस के जो स्टाफ ऑफिसर हैं, जब मिस्टर गरे खान के पास आए, तो इससे पहले ये जो एजेंडा पर आइटम था ना सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, ये हमने ही डाला था वहाँ पर ये, और हर साल हम उसकी डिबेट को पोस्टपोन करते चले आते थे। तो उस साल भी वो हमारे पास आए कि इस साल भी पोस्टपोन करेंगे डिबेट इसकी, एंड मिस्टर गरे खान स्माइल एंड ही सेड, क्यों आप ऐसा क्यों समझ रही हैं अभी आप? एंड वी हैड अ डिबेट दैट ईयर। तो एवरीबडी वाज सरप्राइज कि हमने ये शुरू किया है, ये इंडिया का इनिशिएटिव था ये, देखिए आप। तो जब शुरू किया था हमने, हमको पता था कि ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि बात आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे डिस्कशन हुए आगे और देखा गया, तो ये साफ हो गया कि जो एग्जिस्टिंग वीटो पावर से ना केवल उनकी कोई रुचि नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज हो, ऑब्वियसली उनकी पावर है, उनको पावर क्यों शेयर करना चाहेंगी, लेकिन उनके अलावा और इतने सारे डिवीजन है संसार में कि वो इसका सिक्योरिटी काउंसिल का चेंज करना एक नामुमकिन सी चीज बन गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस की जो मेन पर्पस है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बाकी तो सब चल रहा है, बिल्कुल इकोसॉक में जो यूएनडीपी वगैरह है, डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह सब चल रहा है, वो उसमें पैसे की दिक्कत आती है, लेकिन कंट्रीब्यूटरी फंड्स आते हैं, एवरीबॉडी इज टू कंट्रीब्यूट, तो विद सम हिकअप्स और द अदर्स चलता रहता है। मेन चीजें आती हैं जब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में दो कंट्रीज के बीच पे कोई झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए। और उसमें होता ये है कि जो 1991 के बाद 10-15 साल वीटो का काफी कम प्रयोग किया गया, बहुत कम प्रयोग किया गया। उसके बाद से फिर दोबारा शुरू हो गया ये, जो पहले था 1991 से पहले का हाल फिर दोबारा शुरू हो गया। तो दिक्कत ये है कि जो कंट्रीज हैं जिनके हाथ में दारोमदार है कि इसको पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, उनके हाथ में वीटो भी है। तो जब भी कोई ऐसा केस सिक्योरिटी काउंसिल में आता है जहाँ पर कि एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो जब तक ये सिक्योरिटी काउंसिल का तरीका नहीं बदलेगा, वोटिंग का पावर स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, कोई उम्मीद नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस अपनी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा पाएगा। अनलेस, मुझे लगता है वीटो इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। नहीं, जी हाँ, अनलेस दो चीजें हो कि या तो सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो, उसके लिए जो वीटो पावर्स है वो अलाउ नहीं करेंगी, या फिर ये हो कि जो वीटो पावर्स हैं उन्हीं की क्षमता कम हो जाए, जैसे रशिया की क्षमता कम हो गई है पहले से, चाइना है, यूएसए है, फ्रांस, यूके अब इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज पहले जैसे नहीं रहे हैं ये। तो जब तक जो मेजर पावर्स है यूएसए और चाइना, इनकी क्षमता कम नहीं होती है, वही हाल रहेगा। और उनकी क्षमता कम होने की मेरे को दूर दूर तक कहीं कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे कि मैं भारत की विदेश नीति को लेकर, क्योंकि आप लंबे वक्त तक आपने सर्व किया है, तो भारत की विदेश नीति, क्योंकि आने वाला जो टाइम है बड़ी तेजी से हम देख रहे हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो कीपिंग इन माइंड दैट काइंड ऑफ चेंजेस, आने वाले 10 सालों में भारत की विदेश नीति की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? 1 2 3 कुछ ऐसे अगर आप बताएं। अक्सर उम्मीद की जाती है कि जब भी हम प्राथमिकताएं देखेंगे कि हम कहेंगे अमेरिका से रिलेशन, चाइना से रिलेशन, रशिया से रिलेशन, सब वो सब चलता रहेगा। हमारी खाली एक प्राथमिकता होनी चाहिए,
और वो प्राथमिकता ये है कि हमको अपनी इकोनॉमिक पावर किस तरह से बढ़ानी है। जब तक हम आर्थिक रूप से शक्ति नहीं बन जाएंगे को जो चाइना को टक्कर दे सके, कम से कम चाइना को टक्कर नहीं दे सके, हमारे लिए दिक्कतें बनी रहेंगी। जब चाइना ये देखेगा कि हाँ भारत उसके बराबरी का है, तब हमारे हाथ में एक नेगोशिएट करने की शक्ति आएगी और हम फिर दोबारा से विश्व में जो एक रोल हमको निभाना चाहिए हम निभा पाएंगे, वरना तब तक हम दूसरे देशों पर डिपेंड करते रहेंगे अपने इस रोल के लिए। तो ये डिपेंडेंसी कम कैसे हो? मैंने बताया कि हमको आर्थिक रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली मैं उसमें सारा शामिल कर रहा हूँ, उस रूप से हमको स्ट्रांग बनना है। अब दिक्कत ये है कि हम लोगों ने अपनी काफ़ी सारी जो पहले एडवांटेजेस हुआ करती थी वो सारी हमने गंवा दी है। चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, उसमें चाइना हमसे आगे है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली। अगर हम देखें कि चाइना ने अपने आप को साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली आगे कैसे लेके गया है, क्या करके वो बाकी देशों से जंप करके आगे गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी लोगों का कहना ये है कि वो अमेरिका से आगे है। ऐसा कैसे हुआ कि 20 साल पहले चाइना को पता चल गया कि ये जो क्रिटिकल मिनरल से इसकी इम्पोर्टेंस होगी और उन्होंने अपने आप को नंबर 1 पर ले गए? ऐसा कैसे हुआ? जब तक हमारे पास वो फ्यूचर का विजन नहीं होगा और एक पाथवे नहीं होगा कि हमें ये करना है, तब तक मुश्किल है ये। हम कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं माफ कीजिएगा मेरे को, हमारे यहाँ नारेबाजी ज़्यादा है और काम करने का रास्ता वो थोड़ा कम है, मुद्दा कम है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए, और इन सारे पॉइंट्स पर आपने बहुत डिटेल में अपना जो एक्सपीरियंस है वो निचोड़ के हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।